हेलो माय डियर क्लाइट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एलपीटी बाय क्लाइट पीजी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस। ये हमारे इंपॉर्टेंट है फॉर क्लाइट पीजी पर्सपेक्टिव, एलिट पीजी एंड अदर एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आज की डेट से देखा जाए क्लाइट पीजी के लिए 125 डेज रिमेनिंग है एंड एलिट के लिए 132 डेज। सो इस टाइम में भी आप अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट हो सकती है। डेली आप अगर 3 to 4 आवर्स अपनी प्रिपरेशन को देते हैं तो, और क्लाइट पीजी को फॉलो कर लीजिए बाय एलपीटी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, क्या होती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस, अंडरस्टैंडिंग इट, इक्विटेबल डिफेंस है, विजिलेंस को रिवॉर्ड किया जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या पिटिशनर के ऊपर होगा या डिफेंडेंट के ऊपर होगा, देन की एलिमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस में, पर्पस क्या है, फंक्शंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग थ्रू इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स की तरफ से हम समझेंगे, और इंपॉर्टेंट केस लॉज जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस के हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सिटी में जहां भी हम रहते हैं, हर पर्सन के पास कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं। राइट्स वो एंजॉय करते हैं, ऑब्लिगेशन फुलफिल करने होते हैं। हर सोसाइटी में आपकी जो राइट है उसे आप अपेयर कर सकते हैं थ्रू कोर्ट प्रोसेस। अगर आपका कोई केस चल रहा है या केस चल नहीं रहा है, आपके साथ कोई आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है, सो आप उसके लिए केस कर सकते हैं, जजमेंट ले सकते हैं थ्रू कोर्ट। बट अगर आप सालों तक वेट करते हैं उसके बाद जाके केस करते हैं तो अप्लाई होती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस एक इक्विटेबल डिफेंस है जो कि कोडिफाइड लॉ नहीं है, बल्कि इसे जज बेस्ड इंटरप्रिटेशन है कि जज के डिस्क्रिप्शन पे है इसे अप्लाई करना है या नहीं करना है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस का मीनिंग है कि अगर आपके घर को किसी थर्ड पर्सन ने कब्जा लिया है, उसने कब्जा कर लिया आपके घर के ऊपर, आपको पता है किसी ने कब्जा कर लिया और आप जाके 10 साल बाद केस कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए, तो इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस अप्लाई हो सकती है एंड बर्डन आपके ऊपर होगा। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा इतना डिले क्यों हुआ है। अगर ये अनरीजनेबल डिले होगा इस केस को डिसमिस किया जा सकता है, बट अगर वो जस्टिफाइबल रीजन होगा, अगर रीजनेबल होगा, तो फिर उसे जज इंटरप्रेट करेंगे एंड जजमेंट दे सकते हैं। आपके माइंड में आएगा स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन, बट ये स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन से डिफरेंट है। हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन वर्सेस डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस। चलिए आगे देखते हैं। इस पीपीटी पे आ जाइए। अंडरस्टैंडिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस एक इक्विटेबल डिफेंस है जो कि कहता है कि अगर आप अपने राइट्स के ऊपर सो रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम तक, आप उसके लिए केस नहीं करते हैं, आप उसके लिए कंप्लेन फाइल नहीं कर रहे हैं एंड एक अनरीजनेबल पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप केस फाइल करते हैं, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस अप्लाई की जा सकती है। डॉक्ट्रिन का सेकंड पॉइंट है कि विजिलेंस को रिवॉर्ड किया जा सकता है कि जो पर्सन अवेयर है अपने राइट के लिए और अवेयर होने के बाद वो एकदम राइट टाइम पे केस कर देता है, कोई इनऑर्डिनेट डिले नहीं है केस में, तो फिर उसके केस को हियर किया जाएगा, अदरवाइज उस केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। थर्डली बर्डन ऑफ प्रूफ, और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा समझिए। नॉर्मली प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है क्रिमिनल का गिल्ट प्रूफ करना, बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस में अगर डिफेंडेंट डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस को अप्लाई करता है कि जो पिटिशनर है वो एक अनरीजनेबल पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आके केस फाइल कर रहा है कोर्ट में, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस अप्लाई हो जाएगी एंड यहाँ पे पिटिशनर को प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इनऑर्डिनेट डिले हुआ है वो क्यों हुआ है, ये अनरीजनेबल डिले क्यों हुआ है, पहले टाइमली अपने राइट को क्लेम करने कोर्ट में क्यों नहीं आए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाता है पिटिशनर के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और याद रखना, जनरली सिविल केसेस में अप्लाई होती है, सिविल सूट्स में अप्लाई होती है, वैसे तो क्रिमिनल केसेस में भी अप्लाई हो सकती है, बट मैक्सिममली मेजॉरिटीली ये सिविल केसेस में अप्लाई की जाती है। अब कुछ की एलिमेंट्स क्या हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस के। फर्स्टली अनरीजनेबल डिले होना चाहिए, कि जैसे कि आपके घर को किसी ने कवर कर लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है, और किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को 12 साल से ज़्यादा कोई और पोजेशन में रहता है तो उसके पास पोजेशनरी राइट आ जाते हैं। अब आप 10 साल बाद जाके केस कर रहे हैं अपने घर को क्लेम करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के रिकवरी पोजेशन के लिए, तो फिर यहाँ पे एक अनरीजनेबल डिले हुआ है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो डिले रीजनेबल होगा तो फिर कोर्ट उसे हियर करेगा, अदरवाइज केस को डिसमिस किया जा सकता है, प्योरली जज के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। सेकेंडली
नेग्लिजेंस इन असर्टिंग द क्लेम, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि पिटिशनर नेग्लिजेंट था अपने क्लेम को असर्ट करने के लिए, कोर्ट में केस फाइल करने के लिए उसने अनरीजनेबल टाइम लिया है, द पिटिशनर मस्ट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड नेग्लिजेंस और अ लैक ऑफ डिलिजेंस इन असर्टिंग देयर लीगल क्लेम और राइट। दिस इंप्लाइज अ फेलियर टू एक्ट व्हेन अ रीजनेबल पर्सन वुड हैव, कि उसी सिचुएशन में एक रीजनेबल पर्सन ने टाइमली केस फाइल कर दिया होगा, बट आपने यहाँ पे नहीं किया है। थर्ड क्या है, प्रायर नॉलेज ऑफ द क्लेम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको नॉलेज होना चाहिए उस क्लेम का। फॉर एग्जांपल आपकी भोपाल में कोई प्रॉपर्टी है, अब उस प्रॉपर्टी के बाद आप चले गए हैं यूएस में आप शिफ्ट हो गए, यूएस में एज अ बैरिस्टर या आप लीगल एडवोकेट प्रैक्टिस करने लगे हैं, किसी गूगल में आपकी हायरिंग हो गई एज अ लॉ ऑफिसर, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी पे आके मैंने कब्जा कर लिया, आप तो रह रहे हो यूएस में बट उस प्रॉपर्टी मैंने कब्जा कर लिया, आपको अपने क्लेम का राइट का वायलेशन के बारे में नॉलेज ही नहीं था। जब 6 साल बाद आप इंडिया वापस आए तब आपको नॉलेज हुआ, आपके किसी रिलेटिव दोस्त ने इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पे तो कोई कब्जा करके बैठ गया है, तब आपने जाके केस फाइल कर दिया। तो यहाँ पे डिले तो है बट ये रीजनेबल है क्योंकि आपको प्रायर नॉलेज नहीं था अपने क्लेम का। बट अगर आप उसी घर के बाजू में रह रहे होते, आपको आइडिया होता उस क्लेम का, तो भी आप नहीं करते, तो वहां पे एक अनरीजनेबल डिले आ जाता उस केस में। तो फिर यहाँ पे आपके पास प्रायर नॉलेज था। तो केस में क्या क्या होना चाहिए, एक अनरीजनेबल डिले होना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस के एप्लीकेशन के लिए। सेकेंडली, नेग्लिजेंस इन असर्टिंग द क्लेम बाय द पिटिशनर, जो पिटिशनर है उसने नेग्लिजेंटली एक्ट किया है अपने क्लेम को केस फाइल करने के लिए। थर्डली, प्रायर नॉलेज था आपके पास उस केस को लेके, आपको आइडिया था कि आपके राइट का वायलेशन हुआ है। तो फिर ये 3 की एलिमेंट्स हैं जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस को अप्लाई करने के लिए नेसेसरी हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम पर्पस क्या है। पर्पस ये भी है कि अगर कोई किसी क्रिमिनल केस में या फिर सिविल केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस का एप्लीकेशन हो रहा है तो बहुत सारे केस के विटनेसेस वगैरह डिपार्चर कर सकते हैं। जैसे एक लड़की है जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ 2020 में, अब उसने 8 साल बाद आके अपना केस फाइल किया है 2028 में। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जो भी विटनेस थे उसके कलीग्स थे वो शिफ्ट कर चुके होंगे, यादें भूल चुके होंगे, फेडिंग मेमोरीज कि इंसान भूल जाता है इतने टाइम पीरियड में क्या हुआ था क्या नहीं था। मेमोरीज ऑफ इवेंट्स बिकम लेस रिलायबल ओवर टाइम, कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो मेमोरीज इतनी ओवर रिलायबल नहीं रह जाती हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, विटनेस का डिपार्चर हो सकता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में, फेडिंग मेमोरीज और एविडेंस डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 रीजंस हैं और कुछ यही फंक्शंस हैं जिस बेसिस पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस का अप्लाई किया जाता है डिफरेंट केसेस में, कि विटनेस चेंज हो गए होंगे, फीडिंग मेमोरीज थी या फिर एविडेंस डिसअपियर हो सकते हैं। इसलिए कोर्ट कहता है कि आपको सोना नहीं अपने राइट्स के ऊपर, आपको टाइमली एक्शन लेना है। अगर आप टाइमली एक्शन नहीं लेते हैं तो ये आपके ऊपर बर्डन है प्रूफ करने का कि आपने टाइमली एक्शन क्यों नहीं लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जो कि पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि आप इंडिया में रहते हैं अभी और आपके पास 2 प्रॉपर्टी, एक भोपाल में एक दिल्ली में। आप भोपाल वाली को रेंट पे देके यूएस शिफ्ट हो गए हैं या फिर यूके, फॉर एग्जांपल आप यूके शिफ्ट हो गए हैं। अब उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, कोई इलीगली आके रहने लगा है आपकी प्रॉपर्टी में, आपको नॉलेज नहीं था प्रॉपर्टी का, तो फिर आपने बाद में आके केस किया, तो फिर यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस का एक एसेंशियल कि प्रायर नॉलेज ऑफ द क्लेम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है इस केस में। बट आपको फर्स्ट मंथ के बाद ही आपको आइडिया हो जाता, आपके किसी रिलेटिव ने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम्हारे प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है या फिर उसे तोड़ दिया गया है इलीगली, तो फिर आप उसके ऊपर केस नहीं करते, आप 6-7 साल बाद कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस का एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। अब फाइनली एक नोटेबल केस देखते हैं जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस को अप्लाई किया गया था बाय द कोर्ट्स। जैसे हम सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, इंडिपेंडेंट टाइम पे वहाँ पे रूलर कौन थे, डॉक्टर हरि सिंह, वहाँ के महाराजा हरि सिंह। तो हरि सिंह ने अपनी प्रॉपर्टी और अपना स्टेट ट्रांसफर कर दिया था किसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था और अपनी प्रॉपर्टीज, प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी स्टेट को ट्रांसफर कर दी थी। अब होता क्या है, 30 साल बाद 1979 1980s के टाइम पे जो डॉक्टर हरि सिंह गौर थे, महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक्स रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनके एक बेटे होते हैं डॉक्टर करण सिंह, वैसे मेरा नाम करण सिंह तो हमारा कंफ्यूज मत करना। तो सन रहते हैं हरि सिंह गौर के, ये केस फाइल करते हैं कोर्ट में तोशाखाना के लिए। तोशाखाना कहा जाता है स्टेट का ट्रेजर, कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उनके बाकी सारी चीजें, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरीज जो भी महाराजा हरि सिंह की थी, इसे रिक्लेम करने के लिए उन्हें 30 साल बाद केस किया। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि आपको 30 साल का टाइम क्यों लगा, आपको अपने राइट को क्लेम करना तो आप पहले भी कर सकते हैं, ये एक इनऑर्डिनेट डिले है, इस बेसिस पे पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया था। तो यहाँ पे इनऑर्डिनेट डिले होता है, नेग्लिजेंस इन फाइलिंग द केस एंड
प्रायर नॉलेज ऑफ द क्लेम, आपको पहले से पता था कि आपके पापा की प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जा चुकी है, तो आपको पहले आके केस करना था। अब इतने सालों बाद आ रहे हैं तो फिर इस केस को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। एंड यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस का प्रॉपर एप्लीकेशन देखा जा सकता है। चलिए अब आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे। इस सेशन से हमने क्या सीखा, हमने समझा डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस कैसे इसका एप्लीकेशन हो सकता है सिविल केसेस में एंड क्रिमिनल केसेस में, क्या एसेंशियल्स होते हैं एंड क्यों है ये डॉक्ट्रिन इसलिए है क्योंकि अनरीजनेबल टाइम के बाद आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट उनकी मदद करता है जो टाइमली एक्शन लेते हैं अपने किसी वायलेशन के लिए। आप टाइमली एक्शन नहीं ले रहे हैं, सालों बाद जा रहे हैं, तो कोर्ट वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस का एप्लीकेशन लगा सकता है। ठीक है, की एलिमेंट्स क्या होते हैं हमने ये समझा। अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस वर्सेस स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन की। लिमिटेशन एक लॉ है, वहीं पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस और स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के केस एग्जांपल्स क्या हैं, कब कब एप्लीकेशन होगा, क्या सेम केस में डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस और स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन अप्लाई हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर लॉ प्रेप ट्यूटोरियल को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सेशन में बने रहने के लिए।